कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल का मतलब होता है कि जब हम इफ एल्स यूज करते हैं, इफ एल्स एक तरह से एक ऐसा कंडीशन होता है जिसके हिसाब से हम कब कौन सा आउटपुट देना है वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट इज, ठीक, मैंने लिख दिया 45, ठीक है। देन आप एक और वेरिएबल बनाना है, मैंने लिख दिया लेट, मैंने लिख दिया यहाँ पे मैसेज, यहाँ पे लिख दिया, ठीक। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, इफ एज, ठीक, एज इज लेस देन 18, देन मैसेज चेंज कर लो यहाँ पे, ठीक, मैसेज इक्वल, ये मैसेज चेंज हो जाएगा, ठीक। अब मैं यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे डिफाइन कर दूँ। अब यहाँ पे आउटपुट मैंने लिख दिया किसको, मैसेज वेरिएबल को। तो कह रहा है यू कैन ड्राइव, क्योंकि अभी एज क्या है 45 सही है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिखा, तो क्या लिखा है, नॉट, ठीक। मतलब कि वैल्यू चेंज तो आउटपुट चेंज, इसको बोलते हैं कंडीशन, ठीक। कि कंडीशन के बेस पे आपका आउटपुट वो चेंज हो जाएगा। तो हम कंडीशन इस तरीके से लॉजिक करके लगा सकते हैं कि जैसे ही 10 होगा तो ऑलरेडी उसमें यू कैन ड्राइव लिखा रहेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर मैं चेक करूँ कि लेस देन 18 है तो उसमें तो ग्रेटर देन वाला तो कंडीशन लगाया हुआ है, तो अलग से वैल्यू दे रखा है यू कैन ड्राइव, तो मुझे एल्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं दे रखा था तो उसमें वैल्यू आपको इफ एल्स दोनों में सेट करना पड़ता, ठीक है। तो मैंने ग्रेटर देन वाला के लिए यू कैन ड्राइव का तो वैल्यू सेट कर रखा है, मैं लेस देन का वैल्यू सेट कर दूंगा। जैसे ही लेस देन होगा तो अपने आप वो उसके अंदर उस वैल्यू वेरिएबल को अपडेट कर देगा, देन रेंडर कर देगा। मतलब कि ये पहले एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बाद रेंडर होता है, रिटर्न होता है, ठीक है। आउटपुट में तभी रिटर्न होता है। तो ये तब तक अपडेट हो जाएगा, जैसे ही 10 होगा तो वो कंडीशन ये मैच कर देगा और ये वैल्यू को रिप्लेस करके नॉट अलाउड है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये इस कंडीशन, इसी को बोलते हैं कंडीशन, ठीक है। इसको हम कंडीशन बोल सकते हैं और उसको हम आउटपुट में डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। देन तो कंडीशनल स्टेटमेंट दो तरीके के होते हैं, एक जो हमने इफ का यूज किया, ठीक। सेकंड क्या होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपके यूजली टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू भी हम ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। कैसे? तो यहाँ पे वही सेम चीज मैं यहाँ पे H1 में लिख देता हूँ, हेडिंग में क्या लिखूं कि जो एज है, तो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा एज अगर लेस देन 18 है, ठीक है, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक। और क्या लिखना है मुझे, नॉट अलाउड। तो ये वाला मैसेज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देन कॉलन, उसके बाद सेकंड मैसेज। तो सेकंड मैसेज मैंने दिया यहाँ पे क्या, यू आर, यू कैन ड्राइव, ठीक है। ये मैसेज देता हूँ, यू कैन ड्राइव, ओके, क्लियर। और जैसे मैं एज यहाँ पे इंक्रीज करूंगा, 20 में लिखूंगा, तो ये देखो दोनों में मतलब कि हम इस तरीके से इफ का भी यूज कर सकते हैं। और ये टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी का मतलब कि ये पहला एक ऑपरेंड माना जाता है जिसको कंडीशन बोला जाता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क होता है, उसके बाद अगर कंडीशन मैच होता है तो ये ट्रू वैल्यू होती है, ठीक। ट्रू वैल्यू मीन्स कि जब कंडीशन ट्रू हो तो क्या वैल्यू आउटपुट में आएगा वो पहले लिखा जाता है, और जो कंडीशन मतलब फॉल्स वाला सेकंड वाला वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये होता है जैसे कि हमने कंडीशन दिया कि एक्स की वैल्यू अगर लेस देन 10 है तो क्या होगा, हेलो आएगा, अदरवाइज गुड बाय, ठीक। तो दिस इज
टर्नरी एक्सप्रेशन या टर्नरी ऑपरेटर, ठीक, या शॉर्ट हैंड कंडीशन बोल सकते हो, इफ एल्स का ही शॉर्ट हैंड, ठीक। तो इफ एल्स को शॉर्ट हैंड में हम टर्नरी ऑपरेटर के फॉर्म में जानते हैं, उसको टर्नरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, कंडीशन लिखा, कंपैरिजन, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, देन ये फर्स्ट वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू मतलब कि कंडीशन मैच हो तो ये आए, कंडीशन नहीं मैच हो तो ये वाली वैल्यू। तो सेम एज हमने क्या डिफाइन किया कि कंडीशन अगर मैच हो तो नॉट अलाउड, अगर कंडीशन मैच नहीं हुआ तो यू कैन ड्राइव, कि अगर लेस देन 18 नहीं है तो यू कैन ड्राइव, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को डिस्प्ले करा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, कंडीशनली उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब आते हैं, तो ये फिर हम समझ लिया कि कैसे करना चाहिए, हम वैल्यू सेट कर। अब आते हैं रिएक्ट कंपोनेंट क्या होते हैं। रिएक्ट कंपोनेंट क्या होता है? रिएक्ट कंपोनेंट आर लाइक ए फंक्शन दैट रिटर्न एचटीएमएल एलिमेंट। हाँ, तो रिएक्ट एलिमेंट क्या होता है? एक एचटीएमएल एलिमेंट कंपोनेंट होता है, ठीक, जो रिटर्न करता है एचटीएमएल एलिमेंट्स को रिटर्न करता है, एक ऐसा कंपोनेंट जो एचटीएमएल को रिटर्न करता है केवल ब्राउजर पे। देन एचटीएमएल को एक तरह से कह सके कंपोनेंट आर इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल। इंडिपेंडेंट का मतलब कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से इंडिपेंडेंट होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, उनके कोई दूसरे एक दूसरे से कनेक्शन नहीं होता, लेकिन हम एक दूसरे से उसका कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक तरह से रीयूजेबल बीट ऑफ कोड। बीट ऑफ कोड का मतलब कि उसके अंदर एचटीएमएल के कोड्स लिखे हैं जो हम रीयूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम, ठीक है। तो दे सर्व द सेम पर्पज एज जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन जो हम बनाते हैं, डिफाइन करते हैं, देन यूज करते हैं, क्लियर, मतलब मल्टीपल टाइम रिकॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एक ही फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हैं। सेम एज कि हम रिएक्ट के कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे और मल्टीपल टाइम इसको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको बार बार वो फिर डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बना लिया और उसको मल्टीपल टाइम यूज कर लिया। मान लो एक अच्छा सा आपने बटन ही डिजाइन कर लिया, तो उस बटन को तो फिर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, आप फिर उसको क्या कर लेते हो, यूज कर लेते हो, ठीक है। देन अब आते हैं नेक्स्ट, कंपोनेंट कम इन टू टाइप्स। पहला है क्लास कंपोनेंट्स एंड फंक्शन कंपोनेंट्स। अब फंक्शन भी जो कंपोनेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मतलब दो तरीके से हम बना सकते हैं। तो जो हमारा ऐप जब था, ऐप डॉट जेएस फाइल थी, उसमें जो कंपोनेंट था वो किस तरह का कंपोनेंट था? फंक्शन कंपोनेंट, मतलब फंक्शन का यूज करके वो कंपोनेंट बनाया गया था, ठीक, फंक्शन टेक्निक का यूज करके। लेकिन दो तरह के, एक्चुअल में दो तरह के, आप दो तरीके से बना सकते हो कंपोनेंट को, एक क्लास का यूज करके और एक फंक्शन का यूज करके, मतलब दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो components come into two types, class component and function component. In this session we will concentrate on function component, लेकिन हम समझेंगे कि दोनों कैसे बनाए, ठीक। क्यों? क्योंकि फंक्शन कंपोनेंट के जो सिंटेक्स होते हैं थोड़ा शॉर्टर होते हैं, ठीक है, और उसके थोड़ा सा क्लास कंपोनेंट के सिंटेक्स ज्यादा होते हैं, उसमें कंस्ट्रक्टर बहुत सारी चीजें उसमें डिफाइन करनी पड़ती है। अब देखो कि क्या डिफरेंस है, क्यों हम फंक्शन कंपोनेंट यूज करते हैं, क्यों नहीं यूज करते, और क्या डिफरेंसेस है क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट। अब देखिए, तो कह रहा है कि इन ओल्डर रिएक्ट कोड बेसिस, कि अगर रिएक्ट कोड जो हमारा पुराना वर्जन था उसके बेस पे अगर डिफाइन करें, तो क्लास कंपोनेंट प्रीमियरली यूज्ड, ये क्लास कंपोनेंट ही यूज किया जाता था। देन इट इज नाउ सजेस्ट टू यूज फंक्शन कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि जो आपका जो लेटेस्ट वर्जन आया 16.8 रिएक्ट का, उसमें क्या किया गया कि उसमें क्लास कंपोनेंट्स के जो फीचर्स थे उसको डिफाइन करने के लिए कि वो फीचर्स फंक्शन कंपोनेंट में भी हो सके, क्योंकि वो फीचर उसके अंदर नहीं थे, तो उसके लिए क्या लगा, हुक्स इंट्रोड्यूस किया गया। हुक्स एक तरह से एक ऐसा इवेंट है जो क्लास के अंदर, क्लास कंपोनेंट के अंदर ऑलरेडी होता है, ठीक, लेकिन फंक्शन कंपोनेंट के अंदर नहीं था, ठीक। तो उसको इंट्रोड्यूस किया गया उस फीचर को, कि अब उसको दोनों को बराबर कर दिया गया, कि वो फीचर अब फंक्शन कंपोनेंट में भी हम यूज कर सकते हैं। हुक्स एक तरह से एक इवेंट होता है कि आपका कंपोनेंट लोड हुआ, अनलोड हुआ, ठीक है, अनमाउंट, माउंट, ये सब फंक्शनलिटीज होते हैं। इफेक्ट्स फंक्शन की, आप किसी चीज को
रिट्रीव कर रहे हो, तो वो चीज क्या होती है, एक एक इवेंट्स डिफाइन करता है। इवेंट का मतलब समझ लो कि जब रिएक्ट को हम लोड करते हैं ब्राउजर्स पे, तो उसके लाइफ साइकिल डिफाइन करना। लोड हुआ, प्रोसेस हुआ, ठीक, एंड देन वहां क्या अनलोड। ठीक, तो ये क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है, उसके लाइफ साइकिल इवेंट्स फंक्शन प्रोवाइड करता है hooks। तो वो चीज क्या होती है, ऑलरेडी क्लास कंपोनेंट में थी, जो फंक्शन में नहीं थी पहले, तो उसको अलग से एक लाइब्रेरी बनाई गई, रिएक्ट हुक जिसको बोलते हैं। ठीक, हुक्स बोलते हैं। तो हुक्स एक तरह से क्या होता है, इवेंट होते हैं। अब वो इवेंट फंक्शन अपने आप चलते हैं। जैसे वो इवेंट आपका ट्रिगर्ड होता है ना, तो फंक्शन अपने आप चलता है, तो उसके अंदर हम उस फंक्शन के अंदर हम कोड करते हैं कि ऐसे वो इवेंट चले, तो हमारा कुछ कोड एग्जीक्यूट हो उस सिचुएशन। ठीक है, तो हम आगे वो डिस्कस करेंगे, अभी आपको समझ में आएगा। तो वो चीज है। अब आते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम अपना एक कंपोनेंट डिफाइन करें, कैसे कंपोनेंट बनाते हैं। तो व्हेन क्रिएटिंग ए रिएक्ट कंपोनेंट, द कंपोनेंट नेम मस्ट स्टार्ट विद द अपर केस लेटर। आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि जब भी मैं कंपोनेंट का नाम बनाऊंगा या कंपोनेंट बनाऊंगा, उसका पहला लेटर क्या होना चाहिए, मस्ट बी अपर केस, पहला लेटर। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान देना है। हो गया, नहीं। अब आते हैं कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम पहला डिफाइन करते हैं क्लास कंपोनेंट। तो क्लास कंपोनेंट कैसे बनाएंगे, देखो हमने जो बनाया प्रीवियस क्लास में, जो हेडिंग बनाई, ये कौन सा कंपोनेंट था, फंक्शन कंपोनेंट। ठीक, अब मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ, जैसे मैंने बना लिया यहाँ पे कार डॉट जे एस एक्स। ठीक, तो कार में सी मैंने कैपिटल रखा। ठीक है, क्लियर, सी कैपिटल रखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो कैसे डिफाइन किया जाता है, तो इसमें इंपोर्ट किया जाता है। क्या इंपोर्ट करोगे, कंपोनेंट एक क्लास होता है प्री डिफाइंड, किसके अंदर, रिएक्ट के अंदर, उसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्लास बनाएंगे अपना। तो क्लास किस नेम से, कार नेम से। जिस नेम से फाइल है उसी नेम से हमने बना लिया। ठीक है, देन एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब इनहेरिट करना होता है। किसको इनहेरिट करना है, जिसको हमने इंपोर्ट किया कंपोनेंट। ओके, इनहेरिट का मतलब क्या होता है कि उस कंपोनेंट क्लास को जो पहले से बना हुआ, उसके फीचर्स को हम किस में चाहते हैं, कार के अंदर चाहते हैं, तो उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब उसके फीचर हम, अब कार क्या है, एक नॉर्मल क्लास नहीं रह गया, अब वो कंपोनेंट क्लास बन गया। ठीक है, नॉर्मल क्लास क्या होता है, केवल उसके अंदर फंक्शन और चीजें, सारी चीजें होती हैं। और वो कंपोनेंट क्लास क्या करता है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शन वो प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से हम अ, आपको कह सके ब्राउजर पे आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल क्लास नहीं रह गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे वो हमको क्या प्रोवाइड करता है, एक रेंडर फंक्शन प्रोवाइड करता है, रेंडर फंक्शन। ठीक है, उसमें फंक्शन में हम डायरेक्ट रिटर्न लिखते हैं ना, इसमें क्या होता है, रेंडर फंक्शन के अंदर रिटर्न लिखते हैं, स्टार्ट एंड क्लोज। और हम ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिटर्न, रिटर्न। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया H1 का। ठीक, मतलब बस कार मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका कार कंपोनेंट है। देन उसके बाद इसमें भी ऐसे ही लिखा जाता है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कार, मैंने लिख दिया। बस, अब इसमें धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें और भी चीजें हम ऐड करेंगे। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लास कंपोनेंट। ठीक है, अब आगे चल करके इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर्स होते हैं और भी फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी क्लास कंपोनेंट को रन कराने के लिए। रेंडर फंक्शन बाइंडेटरी होता है, बिना रेंडर फंक्शन के वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता, एचटीएमएल एलिमेंट को रिटर्न नहीं कर सकता। तो रेंडर फंक्शन के अंदर ही हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। अब इसको हम यूज करें, किसके अंदर इंपोर्ट करें, ऐप के अंदर। ठीक है, तो ऐप के अंदर यहाँ पे मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लूंगा। तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट
कार हो गया इंपोर्ट। और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? ये है, ठीक है। तो ये आपका कार यहाँ पर डिस्प्ले कर गया, कार कंपोनेंट, ठीक। तो इसको जितनी बार हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे, वो आपका रिकॉल होगा। तो जितनी बार रिकॉल करेंगे, तो ये आपका बन गया कार कंपोनेंट, जिसमें एक हेडिंग, केवल एक हेडिंग मैंने रखा हुआ। आप पूरा एक डिजाइन रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने केवल एक हेडिंग दे रखा है, और आपको बहुत सारे डिजाइन या एचटीएमएल एलिमेंट्स या पूरा पेज डिजाइन करके रख सकते हो, ठीक है। चलिए। तो ये रहा हमारा क्लास कंपोनेंट। तो इसके अंदर क्या लिखते हैं? हम इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने के बाद हम एक्सटेंड कंपोनेंट, रेंडर, रेंडर के अंदर हम ये हेडिंग्स, कोई भी हेडिंग जो भी आपको रिटर्न करना हो, या जो भी पूरा एचटीएमएल एलिमेंट रिटर्न करना, डिजाइन रिटर्न करना, वो लिख दीजिए। देन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कार। तो हम किसको क्या करते हैं? एक्सटेंड कंपोनेंट क्लास, ठीक। और उसके बाद रेंडर फंक्शन यूज करते हैं। तो रेंडर फंक्शन क्या करता है? एचटीएमएल को रिटर्न करता है, ये जरूरी होता है। और जो फंक्शन कंपोनेंट होता है डायरेक्टली वो रिटर्न करता है। फंक्शन कंपोनेंट, तो फंक्शन कंपोनेंट नॉर्मली फंक्शन इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो अगर मुझे इसको फंक्शन कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है, तो हम फंक्शन कंपोनेंट भी एज ए डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। तो इसको एज ए फंक्शन कंपोनेंट डिफाइन करना है, तो मैं सेम एज ये जो रिटर्न है ये रहने देता हूँ, और मैंने यहाँ लिख दिया बस, इसको हटा देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कंपोनेंट क्लास की, फंक्शन कंपोनेंट में जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसको मैंने हटा दिया, ठीक। और मैंने यहाँ लिख दिया फंक्शन, फंक्शन का एक्सटेंड कंपोनेंट को मैंने हटा दिया यहाँ पे। और यहाँ पे हम रेंडर की जरूरत नहीं पड़ती है। फंक्शन का, और ये पैरेंथेसिस, बस इतना चीजें हैं, बाकी से आप हटा दो, तो ये फंक्शन कंपोनेंट बन गया, दिस इज फंक्शन। तो इसमें आप फंक्शन कंपोनेंट ऐसे डिफाइन कर सकते हो, फंक्शन का, और उसके बाद रिटर्न के फोल्डर। So this is a function component. The function component also return HTML and behave much the same way as class component, but function component can be written using much less code, are easier to understand, and will be preferred in this syllabus. हम्म, लिख सकते हो, लिख सकते हो, मैंडेटरी नहीं होता, वो बस ग्रुप करने के लिए होता है, रैप करने के लिए। आप फ्रेगमेंट के अंदर रैप कर सकते हो, जो मैंने बताया था फ्रेगमेंट। जब मल्टीपल एलिमेंट हम रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि अभी सिंगल हम रिटर्न कर रहे हैं।
हो गया। रेंडरिंग कंपोनेंट, तो हम जब भी कंपोनेंट्स को रेंडर करते हैं, नाउ योर रिएक्ट एप्लीकेशन हैज अ कंपोनेंट कॉल्ड कार विच रिटर्न एन H2। जो हमारा क्या था, H2 या H1 जो भी रिटर्न कर रहा है वो रिटर्न करता है। सिमिलरली सिंटेक्स जैसे कार है, तो हम इस तरीके से उसको, इस एलिमेंट्स को कॉल कैसे करते हैं इसे। ठीक? तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि उस कंपोनेंट को कॉल कैसे करना है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कॉल कर लेंगे। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स इन कंपोनेंट, कि हम किसी कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर क्या पास कर सकते हैं। तो हाँ, तो जैसे कि मान लो ये कार है, तो कार ये किसी कंपोनेंट के अंदर ही पास किया। जैसे ऐप है, तो ऐप एक कंपोनेंट है ऑलरेडी, और उसके अंदर मैंने एक कॉल किया। तो हम एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट को बस इंपोर्ट करेंगे और कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो एक कंपोनेंट के अंदर हम दूसरे कंपोनेंट को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका रेफरेंस होगा। देन अब जैसे कि मान लो कंपोनेंट इन फाइल, तो हम किसी फाइल, अब जैसे देखो, ये जो हमने डिफाइन किया है, जो हेडिंग डिफाइन किया है, ये एक कंपोनेंट इन फाइल होता है। किसी भी कंपोनेंट इन फाइल। अब कंपोनेंट इन फाइल का मतलब एक फाइल में आप एक कंपोनेंट को रख रहे हो, उसी को कंपोनेंट इन फाइल बोलते हैं, जिसमें एक्सपोर्ट लिखना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही फाइल में कंपोनेंट रखते हैं। जैसे कि मैंने एक कार कंपोनेंट बनाया और मैंने एक और कंपोनेंट इसके अंदर बना लिया, उसी फाइल के अंदर एक और कंपोनेंट। तो मैंने लिख दिया फंक्शन, और मैंने लिख दिया बाइक। ठीक, बाइक नेम से एक कंपोनेंट बना लिया। अब मैं लिखूं रिटर्न। ओके, ये हो गया हमारा। अब इसको मैं यहाँ पे कॉल करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं पहले फ्रेगमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट यहाँ पे कॉल नहीं कर सकता। ठीक, अब इसके अंदर मैं H2 भी यहाँ पे, सॉरी, बाइक भी यहाँ पे कॉल करूँ, तो मैंने लिख दिया बाइक। तो आ गया, जितनी बार कार कॉल हुआ उतनी बार आई एम बाइक भी कॉल हुआ। ठीक है? तो ये एक तरह से क्या होता है कि हम, दिस इज ए कंपोनेंट फाइल्स, कंपोनेंट इन फाइल्स। और क्या होता है ये आपका, एक आप फाइल में मल्टीपल कंपोनेंट डिफाइन कर सकते हो। लेकिन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कार का मतलब कि इस फाइल में किसको एक्सपोर्ट किया गया है, कार को। ठीक, और ये हम कहीं इंपोर्ट नहीं कर सकते कि इसको एक्सपोर्ट किया नहीं है। इसको मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो जिसको एक्सपोर्ट करेंगे वही इसका क्या होता है, मेन। कार नेम से फाइल है, जो कार डेट जैसे फाइल है, वो वही आपका इसका क्या मेन कंपोनेंट, दिस इज मेन कंपोनेंट, डिफॉल्ट कंपोनेंट। इसलिए डिफॉल्ट लिखा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, जब मैं इंपोर्ट करूंगा तो ये होगा। तो अगर मैं ऐप के अंदर बाइक को इंपोर्ट करूँ तो वो इंपोर्ट नहीं होगा। यहाँ पे लिखूँ इंपोर्ट बाइक, नहीं होगा। ठीक, इंपोर्ट नहीं होगा। तो उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक इंपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम उस चीज को डिफाइन करते हैं। हाँ हाँ। इस तरीके से कंपोनेंट इन कंपोनेंट मतलब कि हम एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, और उसी के अंदर हमने बनाया कंपोनेंट, अलग से फाइल नहीं बनेगा। हाँ, बाइक को भी एक्सपोर्ट लिख देते हैं, तो उसको भी कॉल कर सकते हैं। तो वो अलग होगा। तो ये चीज आपकी डिफाइन होगी। तो ये होता है कंपोनेंट इन फाइल, कि हम किसी भी चीज को रीयूज करने के लिए एक फाइल में एक सिंगल कंपोनेंट बना लेते हैं और उसको रीयूज करते हैं। तो कंपोनेंट इन फाइल में एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो फाइल नेम मस्ट स्टार्ट विद द अपर केस, फाइल नेम में भी अपर केस में स्टार्ट होना चाहिए तभी तक। ठीक है, तो ये भी रूल है। नेक्स्ट, इंपोर्ट कंपोनेंट फाइल इन योर एप्लीकेशन। तो कंपोनेंट फाइल को इंपोर्ट करने के लिए क्या लिखा जाता है, ये, दिस इज। तो आप पूरी फाइल नेम लिख सकते हो, .jsx, या कार केवल लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो दोनों चीजें, दोनों तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी फाइल। तो ये लाइनें हैं इंपोर्ट कैसे करते हैं किसी भी क्लास में। ठीक है, और कॉल इस तरीके से करते हैं, दिस इज इंपोर्ट लाइन। इंपोर्ट,
तो पीपीटी में सब आप नोट कर लीजिएगा। पीपीटी तो मैंने सेंड कर रखी है। ठीक है। या बैठ करके। हाँ, नहीं सेंड किया है, सेंड कर। तो इतना रन देते हैं। क्योंकि छोटा टॉपिक है, बता देता हूँ। देखो प्रॉप्स क्या है। प्रॉप्स क्या है। प्रॉप्स एक तरह से इसको बोला जाता है प्रॉपर्टी। ठीक। अब जैसे कि एचटीएमएल में आपने एट्रीब्यूट नेम सुना। एचटीएमएल में एट्रीब्यूट जैसे आईडी, क्लास एट्रीब्यूट, टाइटल एट्रीब्यूट, अल्टरनेट, एसआरसी एट्रीब्यूट, एसरेफ एट्रीब्यूट। तो उसी तरीके से जब हम किसी भी रिएक्ट एलिमेंट को यूज करते हैं, उसका जो एट्रीब्यूट होता है रिएक्ट एलिमेंट का, उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक। प्रॉप्स बोलते हैं। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि मान लो ये कार हमने बनाया। ठीक। अब कार के अंदर उसका कुछ में मुझे पास करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐप डिफाइन किया। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें कलर पास करूँ। कलर मैंने लिख दिया ग्रीन। ठीक है। इसमें मैंने दे दिया इस कलर का, इस कार का कलर दे दिया, अलग अलग मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ। तो ये क्या होता है, ये प्रॉप्स प्रॉपर्टी हम पास करते हैं। तो कलर ग्रीन, रेड, येलो, इस तरीके से मैंने अलग अलग यहाँ पे डिफाइन किया। एक ही कार है लेकिन मैंने वहां पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया सबका, अलग अलग कलर में मैंने डाल दिया। ठीक है। अब वो किसके अंदर जाएगा, कार के अंदर उड़ेगा। तो कैसे उसको रीड करते हैं, तो रीड करने के लिए क्या डिफाइन किया जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है प्रॉप्स। यहाँ पे लिख दो प्रॉप्स। ठीक है। अब उसको कैसे गेट करते हैं, तो जैसे मान लो इसका कलर चेंज करना है मुझे। ठीक। तो कलर चेंज करने के लिए लिखा जाता है स्टाइल टैग ना। ठीक। अब स्टाइल फिर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे कलर, फिर कॉलम। ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, जो हमारा डेटा है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रॉप्स डॉट कलर। तो क्या हो गया, सब अलग अलग कलर हो गया। रेड, ग्रीन, रेड, येलो। ठीक। तो वो चीज उसके हिसाब से अब मैं यहाँ पे जैसे ही चेंज करूंगा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ब्लू, तो यहाँ से वैल्यू डालू वहां पे चेंज हो रहा है। ठीक। मतलब उसके अंदर हम चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे हम वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे ये दिया मैंने। ठीक है, प्रॉप्स कलर दे दिया। ठीक। तो यहाँ पे मैं उस कार का नाम भी कलर नेम के हिसाब से सेट कर लूंगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा डॉट टू टू, वैसे लिख देते हैं बस। ठीक। तो ग्रीन का, रेड का, ब्लू का। ठीक। तो उस तरीके से वो डेटा वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। ग्रीन, रेड एंड ब्लू। ठीक। यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो जो भी आप लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो आपका सेट हो जाएगा। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से क्या होता है कि हम वैल्यूज भी पास कर सकते हैं, जिसको प्रॉप्स बोलते हैं। तो प्रॉप्स एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। प्रॉप्स इज ऑब्जेक्ट दैट्स होल्ड प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या है, कलर था। तो मैंने लिखा प्रॉप्स डॉट कलर। तो प्रॉप्स के अंदर क्या आ रहा है, कलर आ रहा है, और कलर की वैल्यू जो हो रही है वो प्रिंट हो जा रही है। ठीक है, सबकी अलग अलग प्रिंट हो रही है जितने भी मैं वहां पे कॉल को कॉल कर। ठीक है। तो इस तरीके से इजीली मैं किसी कंपोनेंट के अंदर डेटा पास कर सकता हूँ कॉल करते टाइम। ठीक है। तो जब मैं कंपोनेंट जो को कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे डेटा पास कर सकता हूँ। अब इसमें क्या, यहाँ पे मॉडल भी पास कर सकता हूँ, हर एक चीज पास कर सकता हूँ। मतलब एक कंपोनेंट ब्लूप्रिंट बन गया मेरा। अब उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करके उसको कॉल कर सकते हो, एक डिजाइन बन गया। उसी तरीके से क्या होता है कि आप एक प्रोडक्ट कार्ड बना सकते हो, और उस प्रोडक्ट कार्ड में इमेज अलग डाल सकते हो, प्राइस अलग डालो। ठीक है। वो चीजें सारी इंफॉर्मेशन आप अलग से आप डिफाइन करते हो, और वो क्या होता है, वो प्रोडक्ट कार्ड आपका क्या होता है, डिस्प्ले होता है। तो सेम एज क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट कार्ड डिजाइन होता है। बस क्या होता है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या होती है,
एज अ प्रॉपर्टी पास की जाती है प्रॉप्स। ठीक है, इसी तरीके से होता है वो। तो अगर मान लो आपने एक प्रोडक्ट कार्ड बनाया, डिजाइन किया हुआ है, तो उस प्रोडक्ट कार्ड को मल्टीपल अगर डिस्प्ले कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन चेंज होती है, प्रोडक्ट कार्ड एक ही रहता है, मल्टीपल टाइम रिकॉल हो रहा है वो। ठीक, हर बार वो लिखा नहीं जाता। हाँ, वो इन्फॉर्मेशन जब हम कॉल करेंगे तब देते हैं, जहां पर भी कॉल करें, केवल ऐप नहीं, जहां पर आप कॉल कर रहे हो वहां पर उसको देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो उस तरीके से हम यहाँ पे प्रॉप्स पास कर सकते हैं। तो प्रॉप्स होता क्या है? तो प्रॉप्स कैन बी पास एज अ प्रॉप्स विच स्टैंड्स और प्रॉपर्टीज। प्रॉप्स आर लाइक फंक्शन आर्गुमेंट्स, फंक्शन प्रॉपर्टी या पैरामीटर की तरह से होता है। एंड यू कैन सेंड देम इनटू अ कंपोनेंट एज अ एट्रीब्यूट। तो एज अ एट्रीब्यूट उसमें सेंड करते हैं। ठीक, जैसे कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया प्रॉप्स एंड then प्रॉप्स डॉट कलर। लेकिन यहाँ पे पास कैसे करते हैं? तो लिखूंगा कलर रेड, तो ये जो क्या होगा आपका, रेड जो कलर होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, वेरिएबल। ठीक, तो ये जो कलर है एज ए वेरिएबल या प्रॉपर्टी किसके अंदर स्टोर हो जाएगा? इस प्रॉप्स ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे पास की। तो इसको प्रॉप्स इसलिए लिखा जाता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, प्रॉप्स इसलिए लिखा जाता है क्यों? क्योंकि वो एक तरह से क्या होता है, वो डिनोट करता है प्रॉपर्टीज को, उसको शॉर्ट नेम है। ठीक, आप प्रॉप्स ही लिखोगे जो तो ज्यादा रीडेबल रहे। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन एक चीज और, कि प्रॉप्स क्या होता है, प्रॉप्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, रीड ओनली होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट मीन्स ये जो वैल्यू है जो आ रही है प्रॉप्स के अंदर, जो वैल्यू आ रही है, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? तो आप चेंज करके देखें। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रॉप्स डॉट कलर इक्वल ब्लैक। क्या लिखा हुआ है? कैन नॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टी कलर, रीड ओनली होता है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। यही दिक्कत होती है कि प्रॉप्स को हम चेंज नहीं कर सकते, यूज तो कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। जो वैल्यू एक बार इसके अंदर चली गई कंपोनेंट के अंदर, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। ओके, ये अलाउड नहीं है, वो एरर थ्रो करे। ठीक? तो इसको मैंने कमेंट कर दिया, देखो हमारा प्रोग्राम सही पे है। ठीक है, तो अलाउड नहीं है, लिख लीजिएगा। props are read only, you will get an error if you try to change their value। ठीक, कि अगर हम props की वैल्यूज को चेंज करना चाहें तो वो आपका एरर थ्रो करता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, रीड ओनली केवल होता है।